नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी, पीएसटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा सीटी के जो एग्ज़ाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हरियाणा जीके भी जरूर आएगी, चाहे इसमें स्टेट का एग्ज़ाम है या सीटी वाला है। तो सबसे पहले हम हरियाणा जीके करेंगे और उसके बाद में जो अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में जो संगमरमर है ये कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल या फिर रेवाड़ी में। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो महेंद्रगढ़ जो है वहाँ पर संगमरमर ये पाया जाता है। वैसे तो जितने भी खनिज है लगभग मान के चलो 99% तो आपके महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। और तो महेंद्रगढ़ यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि संगमरमर जो है वो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। इसके अलावा जो एस्बेस्टस है और मैंगनीज ये महेंद्रगढ़ का जो नारनौल है वहाँ पर पाया जाता है। तो खनिजों के मामले में जो महेंद्रगढ़ जो है इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो उच्चतम खेल पुरस्कार है, एकलव्य, विक्रमादित्य, गुरु, वशिष्ठ या भीम अवार्ड है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर खेल पुरस्कार की बात हुई थी, तो जो भीम अवार्ड है तो इसको माना गया है। और इसकी जो शुरुआत है ये 2001 जो है इसमें हुई थी, और 5 लाख रुपए जो है इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो राशि भी जो एग्जाम में आ जाती है, तो 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो उत्तम खेल पुरस्कार रहेगा भीम अवार्ड। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? हिसार, बल्लभगढ़, अंबाला या महेंद्रगढ़ के? तो राजा नाहर सिंह, तो इनका जो संबंध है ये बल्लभगढ़ से है। तो बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह थे। और फरीदाबाद से कौन थे? तो फरीदाबाद से धानु सिंह थे। फरीदाबाद जो है वहाँ से धानु सिंह ये वाले थे। तो अंतिम शासक यहाँ पर पूछा गया, राजा नाहर सिंह का संबंध बल्लभगढ़ से और फरीदाबाद से धानु सिंह का। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं इन्होंने 2007 से 10 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दी थी। तो इन ये कौन थे? 2007 से 10 के बीच में 23वें सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने सेवा दी थी। नायक हरि सिंह, दलबीर सुहाग सिंह, निर्मल चंद्र बीज या कोई भी नहीं। तो कौन थे? तो जो ऑप्शन डी में है, आधार 3 में कोई से भी नहीं। तो ये जो जनरल दीपक कपूर जो है, क्योंकि इसमें कोई नहीं है, तो इनका नाम था जनरल दीपक कपूर। तो जनरल दीपक कपूर ये थे 22वें नंबर के। और वीके सिंह ये थे 23वें नंबर के। तो इन दोनों का जो संबंध है ये भिवानी से है। तो कहाँ से इनका संबंध? भिवानी से। तो भिवानी से इनका संबंध था। तो 22वें नंबर के जनरल दीपक कपूर और 23वें नंबर के थे वीके सिंह। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान में यमुना नहर प्रविष्ट होती है? तो ये जो यमुना जो नहर है, यमुना नदी, तो ये प्रविष्ट होती है ताजेवाला से, हथनीकुंड, कलेसर या चंपासर से। तो कहाँ से? कलेसर से। तो कहाँ से यमुना नदी कहाँ से प्रविष्ट होती है? कलेसर से। तो यमुना नदी जो राज्य में जो यमुनानगर है इसका जो ताजेवाला स्थान है इसके उत्तर में है कलेसर। तो ताजेवाला जो है इसके उत्तर में आ जाता है कलेसर ये। तो यहाँ से प्रवेश करती है सोम, पथराड़ा, बूढ़ी गंगा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सोम और ये कि पथराला और जो एक ये
बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा। तो ये वाली जो है ये इसकी सहायक नदी है। और ये जो यमुना नदी है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की, कितनी 320 किलोमीटर की लंबी सीमा ये बनाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के इस नगर को प्राचीन शहर में इकदार कहा जाता था। तो प्राचीन समय में इकदार रोहतक, रेवाड़ी, फतेहाबाद या कैथल, तो किसे कहा जाता था इकदार। और जो ऑप्शन सी में दिया गया है कौन सा था, अर्थात जो फतेहाबाद है, तो फतेहाबाद का प्राचीन नाम था इकदार। जैसे यमुनानगर है इसे अब्दुल्लापुर कह देते थे, और बहादुरगढ़ को शरफाबाद कह देते थे, और हिसार को ईसुकार, हिसार को ईसुकार। तो इकदार जो है ये फतेहाबाद का था। नेक्स्ट है, इस फूल को हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है। गुलाब, ग्लेडियोलस, गेंदा या लिली, कौन सा है ये, तो ये गेंदा है जो यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से मिनी क्यूबक आ गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो ये पलवल से, भिवानी, अम्बाला या करनाल से आते हैं। तो कौन कहाँ से आते हैं, भिवानी से। तो भिवानी जो है भारत में मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, या बॉक्सिंग पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। अखिल कुमार है, विजेंद्र सिंह है, विकास कृष्ण यादव है, अमित पंघाल हो गया, मनीष कौशिक है, हवा सिंह हो गए, और ये जगदीश सिंह। तो ये सभी का संबंध जो है भिवानी से, ये सभी मुक्केबाज थे। इस क्लब की जो स्थापना जो है 2003 में हुई थी, 2003 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिन्होंने राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया है। तो हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ सन्ना देवी, चंद्रावती, चंद्रकला या रेणुका बिश्नोई। तो महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया है, तो कौन सी थी ये, इनका नाम था चंद्रावती, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। और चंद्रावती जो है इनका जो जन्म है ये 3 सितंबर और 1928, 3 सितंबर और 1928 को चरखी दादरी में हुआ था, चरखी दादरी जिले में। और वर्ष फिर 1977, वर्ष 1977 में भिवानी लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद बनी थी। और इन्हें भारत की पहली महिला उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। तो हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य और भारत की पहली महिला उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की यह नृत्य शैली प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है, फाग, धमाल, लूर या झूमर। तो कौन सा नृत्य है जो ये प्रश्नोत्तरी के रूप में है, और ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो कौन सा है, लूर नृत्य। और महिलाओं के द्वारा फागुन मास में किया जाता है, और नृत्य किसी जो है खुले स्थान पर और चांदनी रात में किया जाता है। और इसका जो मूल क्षेत्र जो है बांगर है, और लूर ये लड़की को कह देते हैं, तो लड़कियां इसको करती है, मतलब महिलाएं जो है इसको करती हैं फागुन मास में। नेक्स्ट है, अकबर ने किस भाषा को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनाया था, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फारसी को। तो अकबर ने किस भाषा को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनाया था, तो कौन सी थी, ये वाली, अर्थात जो फारसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध ये हुआ था नादिर शाह और औरंगजेब के बीच में, नादिर शाह और शाह आलम, नादिर शाह और मोहम्मद शाह या शाह आलम और मोहम्मद शाह। तो करनाल का युद्ध जो है ये किन किन के बीच में हुआ था। तो करनाल का जो युद्ध है ये नादिर शाह और जो मोहम्मद शाह है इनके बीच में हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 24 तारीख को, 24 फरवरी और 1739 इसमें हुआ था। इसमें जो नादिर शाह जो है ये जीत गए थे, नादिर शाह जो है ये इसमें जीत गए थे। और इसके बाद फिर शाहजहां का म्यूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा नादिर शाह दिल्ली से ईरान ले गए थे। नेक्स्ट आ जाता है, दाहिने हाथ का शंख ये रचना है बंसीलाल, सैयद गुलाम हुसैन, अली बख्श या योगेश्वर बालक राम की। तो दाहिने हाथ ये किन की
रचना मानी गई है। अब रचना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो सैयद गुलाम हुसैन जो है इनकी रचना से माना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में जो अरावली पर्वत है इनका सबसे ऊंचा जो प्रदेश है इसमें धांसी पर्वत है, क्रोह शिखर है, टिपरा पर्वत या मेवाड़ पर्वत। तो ऊंचा जो पर्वत है इनमें कौन से वाला है? अरावली पर्वत माना गया है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, अर्थात जो ढोसी की पहाड़ी है, ढोसी पर्वत। तो हरियाणा में जो अरावली है इसका सबसे ऊंचा भाग नारनौल के दक्षिण पश्चिम में कुलजातपुर गांव में है। 652 मीटर ऊंचाई है इसकी, 652 मीटर की। और इसे ढोसी की पहाड़ियाँ भी कहा गया है। और ये पहाड़ियाँ हरियाणा के 3.09% भाग पर स्थित है। तो अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश कौन सा है? यह ढोसी पर्वत या ढोसी की पहाड़ी। धांसी आ जाता है इसका, वैसे लिखने में हो सकता है कुछ यहाँ पर। तो ये ढोसी ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, ढोसी। नेक्स्ट है यह शहर हरियाणा का नैनो शहर कहलाता है। पंचकुला, पलवल, गुरुग्राम या फिर झज्जर। नैनो शहर कहलाता है, कौन से वाला है? तो ये कहा गया है पंचकुला को। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? पंचकुला, सिरसा, भिवानी या पलवल में। तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी तो मतलब मौनी की पहाड़ियों से है यहाँ पर, यही है। तो जो ऑप्शन ए में दी गई है पंचकुला जो है वहाँ पर आ जाती है। मौनी की पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वतमाला जो है उसके अंतर्गत। और यहाँ पर एक जो चोटी है जिसका नाम है करोह। तो करोह चोटी है यहाँ पर सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर मानी गई है। और ये जो पहाड़ियाँ है हरियाणा के कुल 1.67% भाग पर स्थित है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पहाड़ियाँ हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है पंचकुला वाला। नेक्स्ट है इनमें से हरियाणा का कौन सा नगर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था? शाहनवाज, सोनीपत, हौज खास या फिर पानीपत। तो कौन सा जो है यहाँ पर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था? तो अंतिम मुगल शासक जो इनके नियंत्रण में था शाहजहानाबाद, जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम? गोहाना का किला, जींद का किला, लोहारू का किला या कैथल का किला था? तो राजा गजपत सिंह जैन के द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम तो ये था जींद का किला, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है ये इनके द्वारा बनाया गया था, संस्थापक कह सकते हैं गजपत सिंह। हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत थी ये जींद। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जिला हरियाणा का 22वें नंबर का है? सिरसा, गुड़गांव, चरखी दादरी या फिर हिसार। तो 22वें नंबर का कौन सा है? तो ये वाला है, चरखी दादरी। तो ये 22वां जिला है। इसका जो गठन जो है ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर और 2016 में। और चरखी दादरी जो हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? झज्जर, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव या फरीदाबाद में। बसई आर्द्र भूमि तो किस जिले में स्थित है ये? और इसका जो संबंध है गुड़गांव से है। तो कहाँ पर है? गुड़गांव में। और भिंडावास झील यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। भिंडावास का प्रवास जो है ये झज्जर में है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके जो हरियाणा जी के वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। तो इसका क्या समानार्थक आपने बताना है। अबंडेंट जो है इसका समानार्थक कौन से वाला है और इसका मतलब क्या होता है? ये कह देते हैं प्रचुर को, प्रचुर मात्रा में, जैसे अधिक मात्रा में प्रचुर को वाला है।
तो इसके समानार्थक कौन सा है? सिंपल है, बैन है, स्केयर है, डिफिकल्ट है, तो कौन सा है? यही हो जाएगा सिंपल, जो ऑप्शन ए में दिया गया, इसका मतलब भी प्रचुर होता है, मोर देन अ विनर, ये वाला। क्योंकि स्केयर जो है दुर्लभ को कह देते हैं, और डिफिकल्ट जो मुश्किल हो गया, कठिन, और बाण ये बंजर जो है उसको कह देते हैं। तो समानार्थक कौन सा है? यही वाला समानार्थक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, जैसे वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, तो उसे हम क्या कहेंगे? वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्केप्टिक, साइनिक या फोबिक क्या होता है? और इसको जो कहा जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, स्टोइक मतलब उदासीन कहा जाएगा उसको, जो कोई भी जो रिस्पॉन्स नहीं देता है, अच्छा या बुरा। तो वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। और ये स्केप्टिक जो है, ये उसको कह देते हैं अविश्वासी को। और साइनिक ये उसको कह देते हैं मानव द्वेषी को। और ये फोबिक जो है, ये फोबिक जो फोबिया कह देते हैं जैसे, तो ये भयग्रस्त जो है वो वाला है फोबिक, फोबिया। तो इसका जो है ऑप्शन बनेगा ये वाला। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसका क्या है? विलोम, विपरीतार्थक, उल्टा, वो बताना है। हेल्प टू हैव एन, इफ यू वांट टू बी ए गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्वेस्टिव नेचर। इसका मतलब बताना है उल्टा क्या कौन सा है इसका। अब इसके विपरीतार्थक को अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है? ये कह देते हैं जिज्ञासु को, जो जिज्ञासु होता है। अब ये कंप्रेहेंसिव है, इंस्ट्रिक्ट है, आइटमाइज है, या डिसइंटरेस्टेड है, कौन सा मतलब होगा इसका? तो इसका जो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, वो वाला। तो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, मतलब निस्वार्थ वाला, क्योंकि ये कौन सा था? इसका मतलब था जिज्ञासु वाला। कंप्रिहेंसिव ये व्यापक जो होता है उसको कह देते हैं। आइटमाइज्ड ये सूचीबद्ध हो गया। और ये इंटेंसिव ये अनधिकार या प्रवेशी जो उसको कह देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा डी वाला। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द मील वाज नॉट प्रिपेयर बाय अस। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो कौन सा बन सकता है? द मील वाज नॉट प्रिपेयर बाय अस, तो वी से शुरू हो जाएगा ये, अस का वी का होता है, तो वी से शुरू हो जाएगा ये। तो वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड द मील, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन ये वाला, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, तो ये वाला सही इसमें बनेगा। क्योंकि यहाँ पर हैड आया है तो इस कारण से गलत हो गया, और प्रिपेयरिंग बना रहे हैं इस कारण से गलत हो गया, और वी डिड प्रिपेयर द मील तो इसमें नोट नहीं है, तो नोट जो आएगा इसमें, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। द मील वाज, क्योंकि नोट है नहीं बनाया गया था हमारे द्वारा, नोट आना चाहिए था, तो वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ये वाला सही है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर भी वैसे ही है एक्टिव वॉइस वाला। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, तो यू से शुरू हो जाएगा ये, और बी भी है, तो कौन सा बनेगा इसका यहाँ पर सही? सही को अगर हम देखें तो ये वाला हो जाएगा, यू मस्ट डू दी होमवर्क। क्योंकि अगर इसको देखें तो यू शुड हैव डन दी होमवर्क, तो यहाँ पर शुड हैव डन दिया गया है, शुड हैव डन, इस कारण से गलत हो गया। और इसको अगर हम देखें ये डू दी होमवर्क, तो इसमें क्या है? मॉडल नहीं है इसमें कोई भी दिया गया, मॉडल आना चाहिए था, मस्ट है दिया गया, तो मॉडल नहीं है। और तीसरा इसी को अगर हम देखें तो यू विल डू दी होमवर्क, तो इसमें विल दिया गया है, मस्ट यहाँ पर मस्ट है, ये विल है, तो इस कारण से जो है गलत हो गया। तो सही कौन सा था? यू मस्ट डू दी होमवर्क, तो यू मस्ट डू दी होमवर्क। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल सेंटेंस। तो जो एक सही है
वो यहाँ पर इसमें बताना है। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, कौन से वाला सही है इसमें? अब सही जो है यहाँ पर इसमें यही है, ऑप्शन ए वाला ही, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें डेफिनेटली जो है ये वाला ये सही है, क्योंकि करेक्टली स्पेल बताना था इसमें, तो यही सही है। DEFINITELY, डेफिनेटली। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, तो यहाँ पर भी समानार्थक ही बताना है आपने, ये वाला इसका मतलब क्या है। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस, तो क्या आ जाएगा इसका? अरेंज करना, डी अरेंज, डिसऑर्डर, कंफ्यूज या अरेंज। तो ये जो है यहाँ पर ऑरेंज मतलब ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज क्या मतलब आयोजित करना, और क्या बनेगा फिर इसका यहाँ पर? समानार्थक। समानार्थक कौन सा बनेगा? ये वाला अरेंज करना, ये भी क्या है? व्यवस्था करने को ही कह देते हैं, अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, अरेंज करना। क्योंकि डी अरेंज क्या है? डी अरेंज पागल कर देना, वो भी कह देते हैं इसको, या इसके भी प्रतार्थक अरेंज, डिसअरेंज, या डी अरेंज। और ये ऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब किसी को मनाही करने वाला विकार, और कंफ्यूज ये भ्रमित करने वाला है। तो समानार्थक बताना था यहाँ पर, तो अरेंज इसका हो जाएगा व्यवस्था करना, टू प्लान करना, प्रिपेयर फॉर ऑर्गेनाइज समथिंग वाले। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इनका जो है ये आगे पीछे लाइनें, और सही लाइन यहाँ पर आपने इनकी बनानी है। तो सही जो इसमें कौन सी वाली लाइन बनेगी? ऑप्शन सी से बन जाएगा। तो सबसे पहले पी वाली लाइन इसमें आएगी, द सिटी बस वाज और क्राउडेड। फिर ओ वाली आ जाएगी, एज इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। फिर क्यू वाली आ जाएगी, ये वाली, एंड दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी। फिर जो है आर वाली आ जाएगी, टू दी पिक पॉकेट्स, जो जेब कतरे होते हैं। और फिर एस वाली आ जाएगी, टू ट्राई देयर स्किल। तो ये वाली हो जाएगी इसमें। क्योंकि यहाँ पर ये बस में जो भीड़ भाड़ जो थी उसके बारे में है। नेक्स्ट है, क्योंकि बस में भीड़ थी, और भीड़ जो इसमें जो चोर है पॉकेट मार, उनका काम अच्छा चल जाता है। नेक्स्ट है, पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो एरर वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें, एवरी स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल डिसाइड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। तो गलती है अब कौन से में है यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो ये ऑप्शन डी वाला है, एवरी स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल, एवरी स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल, ये वाला। क्योंकि एवरीवन, ईच, एवरी, नोथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एदर, नेदर, ये सिंगुलर नाउन को दिखाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर इनके स्थान पर सिंगुलर नाउन स्टूडेंट जो है इसका प्रयोग होगा, तो इसका प्रयोग होगा। तो इसलिए एवरी स्टूडेंट इन दी हॉस्टल ये ठीक रहेगा। तो इसमें गलती है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर सब दिए, एवरीवन, ईच, एवरी, नोथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एदर, नेदर, ये सारे क्या है? सिंगुलर नाउन को दिखाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ यहाँ पर भी है। ब्रेक ए लेग, इसका मतलब क्या है? टांग तोड़ना। इसका मतलब क्या है? गिव एडवाइस एंड मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, encourage someone to engage in risky activity, suggest taking a short break during work, wish someone good luck before a performance। तो ब्रेक ए लैग का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन डी से, विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस, किसी प्रदर्शन से पहले किसी को
शुभकामनाएं देना, उसे क्या देते हैं, ब्रेक ए लेग। विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। तो यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन दी प्ले टुनाइट, ब्रेक ए लेग। ब्रेक लेग का तो मतलब शुभकामनाएं देने वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पर भी वैसे ही है बस ये, तो क्रम वाला बताना है इसमें भी। तो क्रम वाला कौन सा है इसमें, ये वाला बी सी डी ए, तो ये वाला बन जाएगा इसमें। सबसे पहले बी वाला आ जाएगा, ऑब्जर्व स्टोरीज आर प्लेसेस टू स्टडी। फिर सी वाला आ जाएगा, दे आर मोस्टली विजिटेड ऑन दी माउंटेन टॉप्स। फिर डी वाला आ जाएगा, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन दी डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। और फिर ए वाला, दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली है यहाँ पर, अब वो इनमें कौन से वाला है, तो ये ऑप्शन बी वाला है, ABISMAL, ये वाला। क्योंकि कौन सा बनना चाहिए था इसका, ABYSMAL, ABY, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ABYSMAL, ये सही स्पेलिंग है, ये गलत है। तो इसका आंसर वाक्य और लोकेशन, एलिगेशन, एवर्जन, ये सारे ठीक है, इसमें वाई आएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। राजू जॉब एज ए क्लर्क और seems to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being unemployed। तो इसमें बताना है यहाँ पर सही इसका, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। तो ये वाले जो है इसका सही बताना है। यहाँ पर सही की बात करें तो कौन सा है इसका, मतलब इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन बी से लिया गया है, ब्लेसिंग इन डिस्गेस। कुछ ऐसा जो प्रारंभ में बुरा दिखता है लेकिन उसका परिणाम सुखद होता है। शुरू में बुरा दिखेगा लेकिन होगा वो सुखद। Raju job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later। तो पहले देखने में तो सैलरी बेशक कम है लेकिन है सुख वाली, तो ये कहेंगे उसका, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जो शुरू में तो खराब दिखेगी लेकिन होगी ठीक। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू परफॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर भी ये लाइनें जो आगे पीछे इनको सही आपने लगाना है, और जब हम इसे सही करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, ये वाला। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये वाले आ जाएगी, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। और फिर डी वाले आ जाएगी, हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। और फिर ये पहले ई वाली आ जाएगी, इसमें पहले ई आ जाएगी, उसके बाद फिर ये सी वाली, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मैनी डिसीज। और फिर डी वाली हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, फिर बी वाली थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, और फिर ये ए वाली, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। तो इसमें उस क्षेत्र के बारे में कहा गया था जिसमें पशु अनुसंधान का उपयोग महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो यहाँ पर ये डी के बाद ई आएगा। तो बस इस तरीके से आएगा यहाँ पर ये। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एंड सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये भी वही है, सही बताना है यहाँ पर ठीक है या नहीं है। तो spreading awareness about the right of the consumers and the relief often to them in case they did not get their
money worth of goods and service has rightly been identified as the first priority। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर इसका? तो सही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए वाला जो आएगा, वर अनएबल टू गेट देयर मनीज वो। अतीत में कुछ पाने में सक्षम न होना। तो अनेबल जो है इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है ये कुछ करने में सक्षम ना होना, इसलिए वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, इसको जैसे ही माना गया है। तो वर अनेबल आ जाएगा इसमें, वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underlined word in the given sentence। Pollution level have increased so largely that they are almost killing us। क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्रदूषण का स्तर जो है वो इतना बढ़ गया है कि यह लगभग हमें मार रहा है। तो हाईली, प्राइमरली, स्लोली या चीपली, कौन सा आ जाएगा यहाँ पर इसका? तो मतलब लार्ज मतलब हाई, यही आएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका बताना है, जैसे स्कैरी है इसका मतलब क्या है यहाँ पर, और ये उसका क्या देते हैं, स्कैरी मतलब डरावना, और अवेफुल मतलब ये क्या देते हैं अप्रिय या जो घिनौना होता है अवेफुल, और प्रिस्टाइन ये क्या देते हैं उसको मूल रूप में, इन दी ओरिजिनल कंडीशन, और कंफर्टिंग ये क्या देते हैं उसको आरामदायक को, कंफर्ट क्या देते हैं जैसे, तो यह है आरामदायक। तो इसका जो है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा, तो यही बन जाएगा इसका, कंफर्टिंग मतलब आरामदायक, क्योंकि यहाँ पर क्या इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना था। उसके मतलब मेकिंग यू फील अफ्रेड, तो इसका बन जाएगा आरामदायक। नेक्स्ट है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू आउट फोर सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें एरर वाला क्वेश्चन है ये, और कौन से में है यहाँ पर गलती अगर है तो इसमें आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसमें सब्जेक्ट, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग होता है। सब्जेक्ट विल हैव और थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पर विल हैड के स्थान पर, ये जो विल हैड है इसके स्थान पर हैव जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, तो ये तो था में चल जाएगा, तो आई विल हैव ग्रेजुएटेड ये हो जाएगा फ्रॉम कॉलेज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। एंटोनियम्स है, यहाँ पर भी आपने वर्ड इन दी बोल्ड जो ये वाला है इसका भी प्रतार्थक विलोम उल्टा बताना है। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू अलाई हिज एनेक्सिटी। अलाई क्या है मतलब ये क्या देते हैं उसको, उत्साह कम करना, और फिर जब हम इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा करेंगे तो ये ऑप्शन डी वाला बनेगा, अर्गेटिव, ये उसको क्या देते हैं बिगाड़ देना। तो अलाई उत्साह कम करना, और फिर ये एग्रीवेट बिगाड़ देना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर भी समानार्थक है इसका, बेरसार्क मतलब क्या है इसका, और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये उसको कह देते हैं क्रोधित होने को, बहुत उत्तेजित या क्रोधित होना, आउट ऑफ कंट्रोल, विद एंगर और एक्साइटमेंट। तो इसका भी जब हम यहाँ पर समानार्थक देखेंगे इनमें तो कौन सा वाला बनेगा, ये वाला डिमेंटेड, मतलब ये उसको कह देते हैं पागलों की तरह है, और ये अब्सर्ड ये कह देते हैं बेतुका जो होता है, लेजी या आलसी जो होता है उसको कह देते हैं।
और ये स्टबॉर्न, ये जिद्दी जो होता है उसको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, तो ये हमारे यहाँ पर आपके जो इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर हमारे जो रीजनिंग मैथ वाले जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये आपने हल करना था इसमें। तो इसमें से क्या घटाएं कि सही उत्तर हमारा आ जाए। तो इसमें जो है ऑप्शन 3 को माना गया है। तो क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए हम इसको ऐसे ही बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर A21 150 A B और C के बीच बांटे जाते हैं। A का हिस्सा B के हिस्से का 4/5 है और B का हिस्सा C के हिस्से का 3/4। तो अपनी संबंधित धनराशि प्राप्त करने के बाद C अपने हिस्से की कुछ धनराशि A को देता है और अंतरण के बाद A और C की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो C ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि A को दी थी। तो धनराशि जो यहाँ पर कितनी थी, तो धनराशि जो यहाँ पर ये थी 1/10 भाग, ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं। अब 12 प्रवाल द्वीप यहाँ पर सेशेल्स, अंडमान, मालदीव या लक्षद्वीप। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो कौन सा है, लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है कावरती, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप क्या, इसमें कुल 36 द्वीप है। 36 द्वीप है इसमें, जिसमें से जो 11 द्वीप है वे आबादी वाले हैं। और एंड्रोड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल है 4.90 वर्ग किलोमीटर का। तो लक्षद्वीप इसको प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप भी कह देते हैं क्योंकि इन द्वीपों का निर्माण प्रवालों के निर्माण के फलस्वरूप हुआ था। नेक्स्ट है TIFAC, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर एक इनके बारे में गलत है। अब गलत जो यहाँ पर कौन से वाला है। एक, प्रौद्योगिकी संचालित PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित करना है। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। विनिर्माण और निर्माण में सुधार लाना है, इसका मुख्य कार्य है। विभिन्न प्रकार के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश के लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि तैयार करना है। तो गलत है कौन से वाला, तो ये वाला, विनिर्माण और निर्माण में सुधार लाना। तो यही यहाँ पर गलत है क्योंकि TIFAC प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद भारत सरकार की एक पहल है जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यदि P+Q का मतलब है PQ का भाई। ये जो जमा जो है इसका मतलब भाई, माइनस का मतलब बहन, गुणा का मतलब पति और ये जो स्लैश वाला जो है इसका मतलब पुत्र से है। तो कौन सा विकल्प यह दिखाता है कि KM की पुत्री है। KM की पुत्री है, इनकी जगह पर हमने ये वाले रख लेने हैं। तो जब हम इसे रखेंगे तो क्या बनेगा इसका फिर, तो इसका जो है ऑप्शन ये वाला बन जाएगा KL/NM ये वाला। तो इसका मतलब होगा KM की पुत्री। क्या बनेगा, KM की पुत्री। तो ये वाला दिखाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लंबाई कितनी है, जो भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला NH44। तो ये जो है ऑप्शन 3 वाला है। यहाँ इसमें देखें तो कौन से वाला है, तो ऑप्शन जो 4 में है 3745 किलोमीटर, तो इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में टुमारो यू सी को हम LEETVI लिख सकते हैं। तो RU लेट को ये वाला लिख सकते हैं। तो टुमारो कम लेट को यस लिख सकते हैं। R का बताना है। तो इनमें हम देख सकते हैं टुमारो यू और सी LEETVI। अब इसमें भी देख लो यहाँ पर कॉमन कौन सा है, इसमें यू है, यहाँ पर भी यू है, तो इसमें तो और किस में नहीं है। अब इन दोनों में देख लो, यहाँ पर LE इसमें भी है, ET यहाँ पर भी है, F है, तो मतलब ET इसमें भी है, इसमें भी है। तो U का कोड कौन सा हो गया,
यू को हो गया ET, ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, टुमारो UC और आर यू लेट, यहाँ पर भी है टुमारो कम लेट। अब यहाँ पर टुमारो है, इसमें भी टुमारो है, यहाँ पर भी देख लेते हैं SIVIFA, तो यहाँ पर VI है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब टुमारो का क्या हो जाएगा VI। अब ये C है, C का जो बच गया वो वाला है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट को अगर हम देखें तो इसमें अगर देख लेते हैं, U का भी है आर यू लेट, यू का हमने देख लिया था, इसमें R एक बच गया, इसमें R का फिर आप देख सकते हैं कौन से वाला होगा। अब लेट यहाँ पर भी है, लेट इसमें भी है, लेट का भी इन दोनों में मिला लो कौन से वाला है, तो इसमें देखें तो कौन से वाला बनेगा इसका लेट का। अब इसमें भी देख लें, यहाँ पर भी लेट है, इसमें भी लेट है, FA यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मतलब लेट का कौन सा हो जाएगा, लेट का FA हो जाएगा। फिर एक बच गया इसमें, अब एक देख सकते हैं इसमें कौन सा वाला बच गया, ये बच गया JU, तो यही इसका कोड हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है, ध्वन्यात्मक, आघात वर्धनीय, अर्धचालक या तन्य है। तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है, गुणधर्म जो है यहाँ पर कौन सा है, ये वाला अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या है, अर्धचालक उन पदार्थों को कहा गया है जिनकी विद्युत चालकता जैसे तांबा हो गया इनसे कम है किंतु अचालकों से अधिक है, जैसे कांच हो गए इनसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में वृत्त जो है, ये वृत्त ए या ये लिपिक को दिखाएगा, वृत्त जो B है ये खुफिया जो एजेंट है इनको दिखाएगा, और जो C है ये नागरिक जो इनको दिखाएगा। तो कौन सा उन लिपिकों को दिखाएगा, उन लिपिकों को दिखाता है जो खुफिया एजेंट भी है, मतलब ये दोनों है, ये नागरिक नहीं होने चाहिए। अब इस दोनों में देख सकते हैं यहाँ पर कौन से वाला होगा, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा वाला सी आंसर इसका रहेगा हमारा, तो ये भी होना चाहिए और ये भी, लेकिन ये वाला न हो। तो लिपिक और खुफिया एजेंट वो दोनों होने चाहिए, तो अगर हम देखें तो यही जा इसमें दोनों में है, क्योंकि ये वृत्त जा टच नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नहीं होने चाहिए। अब ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, अब ये खाली लिपिक को दिखाएगा, फिर ये खुफिया एजेंट को दिखाएगा, तो दोनों का मेल तो यही है, तो यही हो जाएगा फिर इसमें। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न होगी, अनुचित, पूर्णांक, दशमलव या उचित भिन्न। यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम है तो कौन सा यहाँ पर बनेगा, तो ये वाला बनेगा। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या के भाव को दिखाती है। यदि भिन्न संख्या में अंश की संख्या हर की संख्या से छोटी है, यदि भिन्न संख्या में अंश की संख्या हर से छोटी है तो उस भिन्न को सही कहा जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2021 के महिला एकल वर्ग के लिए क्वालिफाई कर पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनने का इतिहास रचा था, तो कौन थी ये, और इनका नाम था CA भवानी देवी। इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो वैसे तो यहाँ पर CA दिया गया है, नाम बहुत बड़ा है इनका, चडालवाड़ा आनंदा चडालवाड़ा आनंदा सुंदर रामन भवानी देवी, इतना बड़ा नाम है, तो CA ठीक है बस। तो जिन्हें CA भवानी देवी के नाम से जाना जाता है, 27 अगस्त और 1993, 27 अगस्त 1993
इनका जन्म रहेगा। और एक भारतीय तलवारबाज है ये। और 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो इसमें महिला एकल वर्ग के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज थी। और 2023 में जो एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप थी, इसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भी है 2023 वाली। नेक्स्ट नीचे एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, ताकि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन से निहित हो सकता है। कुछ छात्र लिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद कॉलेज ए में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर है। तो इसका निष्कर्ष कौन सा निकलता है? लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। कॉलेज ए में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य मापदंडों पर भी विचार किया जाता है। तो कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? कौन से वाला सही हो सकता है? तो अगर देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 वाला, तो केवल यही निष्कर्ष निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं के द्वारा जनवरी 2021 में राष्ट्र को समर्पित किए गए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का सटीकता स्तर कितना था? तो जनवरी 2021 में राष्ट्र को समर्पित किए गए नेशनल एटॉमिक टाइम्स स्केल का सटीकता स्तर तो कितना था? ये था 2.8 नैनो सेकेंड का। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से सी इकाई की दूरी पर स्थित है। तो कौन से वाली है यहाँ पर ये? तो इसमें जो ऑप्शन किसको माना गया है? इसको, एक को, मतलब 0। नेक्स्ट है यदि रेखा 4x - 3y = 10 और वृत्त x³ + y³ - 2x + 4y - 20 = 0 का प्रतिच्छेद तो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु जाए यहाँ पर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 4, 2 और -2 - 6। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा 2019 में जारी सतत विकास तथा सूचकांक के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह आकांक्षी की श्रेणी में आता है? तो 2019 के नीति आयोग के द्वारा जो 2019 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी, जारी सतत विकास और सूचकांक के अनुसार राज्यों का कौन सा समूह आकांक्षी की श्रेणी में आएगा? तो आकांक्षी की श्रेणी में जो यहाँ पर इसमें लिया गया है ऑप्शन 4 केरल, हिमाचल प्रदेश और जो तमिलनाडु है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी ये जो सूचकांक है 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और 16 SDG पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है जो 0 से 100 के बीच में होती है। नेक्स्ट है छात्रों PQRST-UV की एक सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षाएं हैं जो सोमवार से शुरू होकर रविवार तक चलेंगी। किन्हीं भी 2 छात्रों की परीक्षा एक ही दिन नहीं है। P की परीक्षा गुरुवार के बाद किसी दिन है, मतलब कोई भी 2 छात्रों की परीक्षा एक दिन नहीं है। अब वो उनका क्रम आपने यहाँ पर बताना है। P की परीक्षा गुरुवार के बाद किसी दिन है क्योंकि परीक्षा P की परीक्षा के तुरंत बाद अगले दिन है। Q और V के मध्य 3 छात्रों की परीक्षाएं हैं। R की परीक्षा V की परीक्षा वाले दिन से पहले सोमवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन है। S की परीक्षा T की परीक्षा के तुरंत बाद वाले दिन है। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो कैसा क्रम इनका बनेगा? P की परीक्षा गुरुवार के बाद किसी भी दिन है, मतलब जैसे P है, यहीं पर लगा लो P जो है P की परीक्षा वीरवार मतलब गुरुवार के बाद किसी भी दिन है। तो इसके बाद का जो है यहाँ पर ये शनिवार जो है इसको लिया गया है, शनिवार को है क्योंकि परीक्षा P की परीक्षा के तुरंत बाद अगले दिन है। तो क्योंकि परीक्षा P के अगले दिन है शनिवार, तो रविवार को है। तो क्योंकि परीक्षा P की परीक्षा के तुरंत बाद अगले दिन है। Q और V के मध्य 3 छात्रों की परीक्षा है। Q और V के मध्य 3 छात्रों की परीक्षाएं।
आर की परीक्षा वी की परीक्षा वाले दिन से पहले है, मतलब यही देखना होगा हमने। तो क्यू है, जैसे क्यू और वी, क्यू और वी, ये हो गया मध्य 3 छात्रों की। तो क्यू और वी के मध्य 3 छात्रों की परीक्षाएं हैं, और आर की परीक्षा वी की परीक्षा वाले दिन से पहले है। तो किसकी? आर की परीक्षा वी की परीक्षा वाले दिन से पहले सोमवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन है। तो यहाँ पर देखें तो वी जो है, वी का जो स्थान जो आएगा ये आएगा बुधवार को। फिर बुधवार जो है यहाँ पर इसका हो गया, और वी के मध्य 3 छात्रों की, तो ऐसे हो जाएगा ये। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनको इनका दिन लिख लो यहाँ पर। तो इसे जब हम इसे हल करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये सोमवार को यू का पेपर है, मंगलवार को आर का, बुधवार को वी का, और वीरवार को एस का, शुक्रवार को जो है टी का, शनिवार को पी का, और रविवार को क्यू का। तो ऐसे जो है दिन निकल के आएंगे। तो इसमें एस की परीक्षा टी के परीक्षा के तुरंत बाद वाले दिन की है, तो इसके बाद वाले दिन की है। तो यू की परीक्षा किस दिन है? अब यू की परीक्षा देख सकते हैं आप यहाँ पर सोमवार को है। नेक्स्ट है 150 का घनमूल इनमें से किसके बीच होगा? 150 का घनमूल, तो इसमें जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर 150 के आसपास में कौन कौन सा हो सकता है। तो जैसे 5 है, पंजे पंजो 25 पंजे 125 होता है। और 6 का देखें तो 5 को तो पंजे पंजो 25 पंजे 125 है, और 6 का देखें तो 6 6 36 6 का 216, ये 216 है, मतलब इन दोनों के बीच का है। तो 5 और 6 के बीच को हो जाएगा ये यही बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकता है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सा आएगा? तो कौन सा क्रम है यहाँ पर? इसमें सी और एल ओ है। ये जैसे अल्फाबेट होता है ए ई जे ओ टी वाई। तो 1 5 10 15 20 और 25 ऐसे है। तो ओ का नंबर कौन सा है? 15वां। सी ए बी सी तीसरा, और जे के एल एल एम एन ओ, तो एल का कौन सा है? 12वां। तो यही है यहाँ पर, ये तो ये बना है 12 3 15। तो वैसे है ये ए बी सी डी, डी का देख सकते हैं यहाँ पर, तो चौथा हो जाएगा। और टी कौन सा है? 20वां है। तो पी का कौन सा हो जाएगा? यहीं से निकल जाएगा, 20 में 4 गए 16, मतलब 16 नंबर को होगा फिर ये। ऐसे ही एफ है, ई के बाद एफ, एफ का कौन सा नंबर होगा? 6ठा। और आई, आई का कौन सा है? 9वां, 9वां नंबर। तो 9 6 15। अब कौन सा होगा यहाँ पर इसका? ओ का देख सकते हैं, ये 15 नंबर है, तो हो जाएगा यहाँ पर 9 6 15। तो ये हो जाएगा वो। नेक्स्ट आ जाता है दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय धारा है जो नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर और अन्नमलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो कौन से वाला है यहाँ पर? ये दक्षिण पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में विकल्प में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय धारा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नमलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ेगा? तो कौन सा जोड़ेगा? ये वाला पालक्कड़ दर्रा, पालक्कड़ कह लो, या फिर ये पालघाट, पालघाट से आप समझ जाओ, पालघाट। तो भारत का पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल में पालक्कड़ से जोड़ता है, और इसकी जो ऊंचाई जो है ये 140 मीटर की मानी गई है, मतलब 14 14 42 460
460 फुट की और चौड़ाई जो है इसकी 24 से 30 किलोमीटर की है। और ये उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियां और दक्षिण में अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर अंकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखना है इसमें, तो ABCDEFGHIJ K मतलब के आएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर 5 और 4 9 और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, इसमें 17 हो गए हैं। या यहाँ से भी देख सकते हैं EFGHIJKLMNO। अब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत हो गया हमारा। फिर यहाँ से बनेगा ये 5 9 7, ये 17 है, ये 29 है और ये 45 है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 16 45, मतलब 4 8 12 16, 4 जोड़ रहे हैं, फिर 20 होना चाहिए। 20 में अगर इसमें जोड़े तो कौन सा बन जाएगा, 20 जोड़ के इसमें 65 बनेगा ये वाला, क्योंकि ये तो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट है, वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, कौन से वाला है, एडोब इलस्ट्रेटर, कोल्ड्रा, सफारी या एमपी पाई डिजाइन। तो वेब किट जो ब्राउजर इंजन है इस पर आधारित है, कौन से वाला है, तो ये वाला अर्थात सफारी। तो ये वेब किट एक क्या है, ब्राउजर इंजन है ये, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एप्पल के सफारी वेब ब्राउजर में किया जाता है और साथ ही जो iOS या iPad OS पर सभी वेब ब्राउजर में भी प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनीता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार में एक वर्ष के अंत में उन्हें 3600 का लाभ हुआ तो इनमें से वनीता का जो हिस्सा है वो कितना था। तो हिस्सा कितना था इसका, तो इनका लाभ का अनुपात हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये था 8,000 और गुणा में 12 और अनुपात कितना हो जाएगा 6,000 और गुणा में कितना हो जाएगा 8, तो कितना निकल के आएगा, 2:1, 2:1। फिर वनिता का लाभ में हिस्सा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3600 और बटे में 2 + 1 और गुणा में 1, तो कितना निकल के आएगा ये 2 1 2 2 4, तो 1200 जो निकल के आएगा ये वाला। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर है 45। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो इसमें योग 31 प्राप्त होता है। तो मूल संख्याओं का जो योग है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो मूल संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये हो जाएगा इसमें 85 और साथ में 40, तो 8 4 12 125 ये होगा। नेक्स्ट है, जून 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार का कला और प्राचीन लोक संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे, 5 4 6 या फिर 7। तो कितने थे, तो ये थे 7। इसके बाद है, दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम जास में लिखना है इनको। तो जैसे ये 2/3 है तो कितना आएगा इसका, जब हम इसे करेंगे 0.66 इतना आ जाएगा। और 1/2 का कितना आएगा, इसका आ जाएगा 0.5 और 1/6 इसका आ जाएगा 0.16 इतना आएगा। फिर इनको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो फिर कैसे भी लिखी जाएंगी इसमें आप देख ही सकते हैं। पहले 1/6 आएगी, फिर उसके बाद 1/2,
फिर 2/3। तो सबसे पहले इसमें फिर ये आ जाएगा 1.6 वाला, फिर उससे बड़ा फिर 1.2 और फिर 2.3 वाला। तो ऐसे बनेगा इनका ये 0.66, 0.50 और ये 16 है। तो इसमें देखें तो फिर कौन सा वाला हो जाएगा इसका, ये वाला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी? 3/4 और 6/7 के बीच में। तो 3/4 को जब हम करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 0.75 और 6/7 इसका कितना आएगा 0.857। तो इन दोनों के बीच की और कौन सी होगी फिर इसमें? अब इसमें अगर हम देखें तो अगर ये है 9/11 वाली, तो इसको अगर हम करें तो इसका कितना आएगा 0.818, यह आएगा इसका। तो यही आंसर हो जाएगा, फिर यही आएगी इनके बीच में। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो कौन सा बना है, और इनमें बना है ये वाला अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है GSI, तो इसने अरुणाचल प्रदेश में वनेडियम के भंडार पाए हैं, और ये एक दुर्लभ कठोर चांदी जैसा भूरा तत्व है, और इसमें तन्य और आघात वर्धनीय गुण होते हैं, और इसकी संरचनात्मक क्षमता भी अधिक होती है। नेक्स्ट है, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाएगा? निबल, मेगाबाइट, बाइट या किलोबाइट। तो 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा निबल। इसे हाफ बाइट या टेट्रेड के रूप में भी जाना जाता है। और एक निबल में 16 मतलब 24 संभावित मान होते हैं, और एक निबल को एकल हेक्साडेसिमल अंक, ये वाला जो है, इसके द्वारा दिखाया जाता है, जिसे हेक्स अंक भी कहा जाता है। इसके बाद इनमें से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, लुब्धक या कालपुरुष। तो आकाश में एक तारामंडल नहीं है, कौन से वाला? ये वाला लुब्धक। तो ये तारामंडल नहीं है, जबकि सप्तऋषि भी है, शर्मिष्ठा, कालपुरुष, मृग तारामंडल, ये सारे हैं। लुब्धक जो है ये रात्रि आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, जो सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है। और ये तारा महास्वान तारामंडल या कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और लुब्धक को एल्फा कैनिस मेजोरिस या डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डॉग स्टार भी इसको कहा जाता है, डॉग स्टार लुब्धक को। तो यहाँ पर हम आपको जो लुब्धक तारा जो है उसका चित्र दिखा रहे हैं, सबसे चमकीला होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। यह जो मैप जो होता है, अगर आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ये स्काई मैप के नाम से, तो उसमें आपको जो है सबसे चमकीला दिखाई देगा। तो ये सबसे चमकीला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा चमकीला है, और जो सूर्य जो होता है उसके पास में होता है, सूर्य के पास में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 2000, 5000, 40,000 का निवेश किया। मतलब 20,000, 50,000 और ये 40 है, 40,000 का निवेश किया, और उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 12,100 था, जो जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। तो रीता को प्राप्त हुआ लाभ जो आपने बताना है, तो कितना था इनका लाभ? तो इसका जो है यहाँ पर देखें तो कौन सा निकल के आएगा, इतना 4400 रुपये। तो इसमें हो जाएगा, इनका अनुपात आप देख सकते हैं 20, 50 और 40 है। मतलब कितना है 2:5:4, इतना ही है। फिर रीता का कुल लाभ कितना हो जाएगा? कुल लाभ ये था 1200 और बटे में 2, 5 और 4, ये वाला हो जाएगा, और गुणा में 4। तो कितना निकल के आएगा? मतलब 5, 4, 9, 2, 11,
तो ये हो जाएगा गुणा 4 मतलब ये वाला 44 रुपये, क्योंकि इनका जोड़ लेंगे हम 5 और 4 9 तो 11 हो जाएगा ये 11, तो 4400 निकल के आएगा ये। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल है 25 9200 और उनका लघुत्तम समापवर्तक है 43 20, तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक और गुणा में महत्तम समापवर्तक ये हो जाएगा, और क्या निकल के आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें भी देख लेते हैं फिर वैसे ही। तो दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में लघु लघु ये जो लघु समापवर्तक, मतलब कितना है 25 9200 है, 25 9200 और बटे में कितना 43 20, 43 20, तो कितना निकल के आएगा ये 60 निकल के आएगा। तो उनका महत्तम समावर्तक बताइए, महत्तम समावर्तक बताना था यहाँ पर इनका। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में लघुत्तम ये वाला और बटे में ये, तो ये जो है इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई है। तो कब हुई है, 2002 में, 26 जनवरी 2002 को। नेक्स्ट आ जाता है यदि माइनस का अर्थ गुणा, जमा का भाग और गुणा का जमा और भाग का माइनस है, तो ये जो है चिन्ह इनके स्थान पर ये वाले रखने हैं। बोर्ड मास वाला नियम इसमें लगेगा फिर ये, तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 24 भाग 6 माइनस 2 गुणा में 9 प्लस में 4, तो भाग कर लेंगे पहले, 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 माइनस में 2 गुणा में 9 प्लस में 4, भाग हो गई, फिर गुणा कर लेते हैं। तो गुणा जब हम इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 4 माइनस 9 दूनी 18 प्लस में 4। अब क्या है, प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे हम, 4 4 ये भी प्लस का ये भी है, तो 4 4 8 हो जाएगा, माइनस में 18। तो इसमें से जब हम कम करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, और 10 किसका आएगा, ये बड़ा है, इसी का आएगा यहाँ पर ये वाला। नेक्स्ट एक पहिए की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, वह पहिया एक निश्चित दूरी तय करते हुए 5 सेकंड में 10 चक्कर घूमता है, पहिए की चाल आपने बतानी है। तो चाल कितनी आएगी इसकी, तो चाल जो है यहाँ पर ये इसकी निकल के आएगी 31.61 किलोमीटर घंटा। वृद्धि के लिए जो 2 पाई आर वाला सूत्र लगेगा इसमें, 2 गुणा 22/7 गुणा 70 वाला, तो 440 सेंटीमीटर निकल के आएगी। फिर चाल का लग जाएगा इसमें दूरी बटे समय। नेक्स्ट है राजा सिंह विष्णु, ये किन के वंशज थे, चोल पाल पल्लव या चालुक्य के, तो किन के थे, पल्लव को थे। और इन्होंने कांची या फिर जो कांचीपुरम है इसको अपनी राजधानी बनाया था, और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और अवनी सिंह की इन्होंने उपाधि धारण की हुई थी, अवनी सिंह की, अवनी सिंह इसकी उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी। और ये किरात अर्जुनियम के जो लेखक हैं महर्षि भारवी, तो सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे, जो है सिंह विष्णु इनके दरबार में रहते थे भारवी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनका मान बताना है, इनका मान जो है कितना होगा, तो ये आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है जहाँ इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं तो उसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा उसको कहा जाएगा विसर्ग। तो कई नदी मैदान में प्रवेश करते हैं जहाँ मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, विसर्ग। नेक्स्ट है या नदी विसर्ग भी कह देते हैं इनको, नदी विसर्ग। अगला क्वेश्चन है वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं तो वह कहलाती है।
वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होंगे। तो क्या कहा जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 छात्रों की कक्षा में 18 कैरम खेलते हैं, 17 शतरंज खेलते हैं और जिसे 6 कैरम खेलने वाले छात्र भी शामिल हैं। 16 ताश खेलने वाले छात्रों में 4 ऐसे छात्र शामिल हैं जो शतरंज खेलते हैं किंतु कैरम नहीं खेलते हैं। 5 छात्र केवल टेनिस खेलते हैं। तो इनमें से कौन सी आकृति इन तथ्यों को सही ढंग से निरूपित करेगी? तो इसमें क्या है, कैरम 12 ये खेलते हैं, शतरंज जो है यहाँ पर 17 है, मतलब जिसमें ऐसे हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कैरम और ये हो जाएगा शतरंज। ये दोनों का हो जाएगा 6 7। और जो ताश है, क्योंकि कुछ ताश भी खेलते हैं, तो ताश जो है यहाँ पर ये 12 और 4, तो ऐसे बनेगा इनका। और 5 जो वो टेनिस वाले हैं, ये लिख लेते हैं हम, ये टेनिस वाले हैं। तो ऐसे जो इनका कुछ बनेगा यहाँ पर ये वाला, क्योंकि 40 छात्रों की एक कक्षा में 18 कैरम खेलते हैं और 17 शतरंज खेलते हैं, जिसमें 6 कैरम खेलने वाले छात्र भी शामिल हैं और 16 ताश खेलने वाले छात्रों में 4 ऐसे शामिल हैं जो शतरंज खेलते हैं किंतु कैरम नहीं खेलते हैं और 5 छात्र केवल टेनिस खेलते हैं। तो ये 5 वाले बिल्कुल अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी डी वितरित समानुपात में है तो इनका मान आपने यहाँ पर बताना है। मान जो इसका कौन सा आएगा, ये वाला, ए अनुपात बी वाला। नेक्स्ट है, किसी कुट भाषा में HRMGL को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी कुट भाषा में इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अगर हम देखें तो H से D जो है इसमें 4 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो ऐसे ही R से M में 5, M से G में 6, G से Z में 7 और L से D में 8 आ जाते हैं। तो सेम जाकर हमने यहाँ पर इसमें भी वैसे ही रखना होगा। तो N से जब हम 6 में देखेंगे तो J आ जाएगा और D से 5 देखेंगे तो Y आ जाएगा। ऐसे ही C से 6 देखेंगे तो W आ जाएगा और K से देखेंगे तो 7 मतलब D आ जाएगा और R से देखेंगे तो 8 J। तो ऐसे आएगा ये। अब JY देख सकते हैं, JYW JYW DJ ये वाला। तो ये वाला फिर इसका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण में x का मान बताना है। x का मान यहाँ पर इसमें कितना आएगा? तो x का मान इसमें देख सकते हैं, तो x का मान जो है ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा, ये वाला 7/27। यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन में 68% अंक प्राप्त हुए तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों को भारिता समान है, तो मोहन को दोनों विषय मिलाकर मिलने वाला जो प्रतिशत अंक है वो आपने बताना है। तो कितना होगा यहाँ पर? तो इसमें क्या भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंक कितने हैं? 72 और रसायन विज्ञान में 68, इसमें 68 है और दोनों विषयों में तो क्या हो जाएगा 72 और 68/2। तो कितना आ जाएगा? ये कितना होगा? 140 होगा ये, 140/2 मतलब कितना आ जाएगा? 70, कितना आएगा? नेक्स्ट है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने कौन से में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो अंगीकृत जो है किस में किया था? नागपुर अधिवेशन में। तो यही हुआ था दिसंबर 1920 में, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी,
1 अगस्त और 1920 में। इसके बाद है 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या। तो इसमें क्या है, 1 से 100 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या आपने बतानी है। तो कितनी आएगी? 8 आएगी। युग्म मतलब 3, 5, फिर 5, 7 और 5, 7 के बाद कितने होगा? 11, 13, ऐसे ही 17, 19 और फिर 29, 31, 41, 43, 59, 61 और 71 और 73। तो 8 जो है यहाँ पर हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट में आ जाता है हमारा भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो गारंटी कौन सा देता है यहाँ पर? यह देता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। जैसे घोड़ा, हाथी, शाकाहारी। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? अब घोड़ा, हाथी शाकाहारी है, तो शाकाहारी के अंतर्गत ही आ जाते हैं ये शाकाहारी, क्योंकि शाकाहारी है घोड़ा और हाथी, तो इसी में आ जाएगा। ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा क्योंकि दोनों शाकाहारी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित असमय लेखों में से किसे कहानी संग्रह की श्रेणी में 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उससे यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो इनमें से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो ये जो ऑप्शन 2 में दिए गए हैं यही थे, अपूर्व कुमार सदकिया। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।